बेटा कल हमने पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट। आज हमने पढ़ना है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। बेटा जो कल आपने पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में अटैच थे। इधर इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल अटैच होते हैं। इस सर्किट को हम इंडक्टर सर्किट भी कहते हैं, उसको हम एक्सेप्टर सर्किट कहते थे। अब जानते हैं जी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं लेकिन करंट चेंज होता है, और सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होते हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है जी। Figure show the LC parallel circuit. It is excited by an alternating source of voltage whose frequency could be varied. The सर inductance जी समझ नहीं आ रही। कहाँ से? बेटा हमारे पास, बेटा कल आप थे क्लास में? ठीक है, हमारे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल अटैच हैं। ठीक है, और उन्हें हमने वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है। वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है। जो हमारे पास इंडक्टर है उसकी जो इंडक्टेंस है वो एल है, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी है। ठीक है, और जो जिस वायर की जिस वायर से हमने इंडक्टर बनाया हुआ है, जिस वायर की कॉइल है, उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, इंडक्टेंस कॉइल एल हैज अ रेजिस्टेंस आर विच इज नेग्लिजिबल स्मॉल, यानी जो आर की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि आर इक्वल होता है रो एल ओवर ए। तो आर की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और कैपेसिटर ड्रा द लीडिंग करंट वेयर एज द कॉइल ड्रा द लैगिंग करंट। जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड कर रहा होता है, और जो इंडक्टर होता है उसमें करंट लैग कर रहा होता है। सर्किट रेजोनेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर व्हिच मेक्स एक्सएल इक्वल एक्ससी के, सो दैट द टू ब्रांच करंट्स आर इक्वल बट अपोजिट। बेटा इसमें जो हमने लिखना है ना, ये जो पिछले आर्टिकल में आपने पढ़ा था रेजोनेंस की कंडीशन, ये आपने इसमें भी लिखनी है। यहाँ से लेकर ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है, एट हाई फ्रीक्वेंसी ये रिस्पॉन्स होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी ये रिस्पॉन्स होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसमें भी लिखना है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जहाँ फाइंड की है, ये चीज़ें आपने उसमें भी करनी है। ठीक है, तो इसी आगे जी, द सर्कल रेजोनेट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर व्हिच मेक्स एक्सएल इक्वल एक्ससी के, सो दैट टू ब्रांच करंट आर इक्वल बट अपोजिट। जो एक्सएल है और एक्ससी हैं ये एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हैं। ठीक है, और जो दोनों करंट होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे और कैंसिल करेंगे। Hence they cancel out with the result that the current drawn from the supply is zero. In actual practice, the current is not zero but has a minimum value due to small resistance R of the coil. कि जो हमारे पास एक्सएल और एक्ससी हैं ये अपोजिट बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के, और जो करंट हो गए वो भी दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आर के लिए वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, एक्ससी में जो करंट है वो लीड कर रहा होता है, और एक्सएल में जो करंट है वो हमारे पास लैग कर रहा होता है। इधर वोल्टेज आएगा, इधर करंट आएंगे हमारे पास। तो इधर देखें एक्ससी और एक्सएल के जो करंट हैं वो अपोजिट हैं। ठीक है, एक्सएल और एक्ससी के जो करंट है वो अपोजिट है। जिस पॉइंट पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे करंट भी इक्वल होगा, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो रेजोनेंस पे जो इसमें करंट होगा वो ओवरऑल जीरो होना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं होता बल्कि नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। ये बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी जी, सर ये जो सर्किट आपने बनाया इसमें एक्सएल और एक्ससी कौन से? एक्सएल होता क्या है?
इंडक्टिव रिएक्टेंस और Yes, sir. एक्सी हमारे पास होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी Passive reactance. जो इंडक्टर अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो हमारे पास एक्सएल होगा, जो कैपेसिटर अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो हमारे पास एक्ससी होगा। ठीक है, एल के क्रॉस एक्सएल होगा, सी के क्रॉस एक्ससी होगा कि जो अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें दोनों में करंट इक्वल और अपोजिट होगा, तो जो करंट है हमारे पास वो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं बल्कि वो मिनिमम होता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1/2π LC, जैसे कल हमने कैलकुलेट की थी एक्स एल इक्वल है एक्स सी के, तो यहाँ से आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, वैसे ही आपने करनी है। ठीक है, करके लिखें जी एफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल हमारे पास 1/2π LC। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम एंड इट इज रेजिस्टिव। बेटा सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस थी वो मिनिमम थी और रेजिस्टिव थी, लेकिन जो हमारे पास पैरेलल सर्किट है इसमें जो इम्पीडेंस है ये मैक्सिमम होती है और रेजिस्टिव होती है। होती दोनों में रेजिस्टिव है, लेकिन पैरेलल के केस में इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी, सीरीज के केस में जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी। और सीरीज के केस में आपने देखा जो करंट था वो मैक्सिमम था इस तरह, लेकिन इसमें जो करंट होगा वो हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है, एट द रेजोनेंस द करंट इज मैक्सिमम, sorry, at the resonance the current is minimum and it is in phase with the applied voltage, so the power factor is 1, the variation of current with frequency is shown in figure। तो ये हमारे पास ग्राफ है जी, रेजोनेंस पे करंट मिनिमम है, उससे लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करें तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट IL एंड IC में each be larger than the source current IR। तो रेजोनेंस पे जो करंट है हमारे पास, ठीक है, IL और IC, ये सोर्स करंट से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, तो ये करंट स्टोर भी इन्होंने किया होगा, एनर्जी जो स्टोर की, और पीछे से करंट आ रहा है वो ऐड अप होके वो सोर्स करंट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, केस में हमारे पास एल और सी पैरेलल में अटैच है, एल और सी पैरेलल में अटैच है, तो जो हमारे पास एल और सी हैं दोनों अपोजिट बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एड हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप, जैसे कल आपने पढ़ा था, और जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हैं, ठीक है, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो इक्वल होंगे उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं जी ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, और जो करंट होगा वो मिनिमम पास होगा। आगे आपने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, एफ इक्वल 1/2π LC। और आगे हमारे पास जी यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होगी, रेजिस्टिव होगी, करंट इसमें मिनिमम होता है, और रेजोनेंस पे जो हमारे पास इंडिविजुअल करंट IL और IC ये सोर्स करंट से ज़्यादा हो सकते हैं। जी बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes. बेटा उससे आगे हमारे पास है जी 3 फेज AC सप्लाई। बेटा 1 फेज का मतलब है जी, जैसे आपने AC जनरेटर पढ़ा था जी, उसमें एक कॉइल लगी हुई है। ठीक है, एक कॉइल है वो स्लिप रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, तो जब वो कॉइल रोटेट करती है उसमें EMF इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, और वो स्लिप रिंग की मदद से जा रहा था बाहर वायर में। लेकिन ये 1 फेज AC सप्लाई है, लेकिन 3 फेज में क्या होगा, हमारे पास 3 कॉइल होती हैं। ठीक है, 1 फेज में सिंगल कॉइल होती है, 3 फेज में हमारे पास 3 कॉइल्स होती हैं, और हर 2 कॉइल के दरमियान जो एंगल होता है 120 डिग्री है। ठीक है, और जो हर कॉइल है वो अपने स्लिप रिंग के साथ अटैच होगी। तो इसी तरह हमारे पास 3 अल्टरनेटिंग वोल्टेज बन रही होती हैं। ठीक है, एसी जनरेटर में आपने देखा था, ठीक है, जब कॉइल को आपने अटैच किया तो ये अलग अलग स्लिप रिंग के साथ अटैच हैं, तो यहाँ से
अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन आगे अब हमारे पास 3 कॉइल्स होंगे, तीनों 120 डिग्री के एंगल से एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, तो पहली का एंगल अगर फर्ज कर लें 0 है तो दूसरी का होगा 120, तीसरी का होगा 240। ठीक है, हर दो एडजस्टेंट कॉइल के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये इसकी डायग्राम बनाई हुई है, 3 डिफरेंट फेज हैं। फेज 1 है जी हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, फिर 3 है, 120 और इस तरह हमारे पास 240 पे। ठीक है, बेटा ये हमारे पास ये वापडा का इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ये भी बेसिकली 3 फेज ही होती है। ठीक है, इधर देखें जरा, हमारे पास ये 3 कॉइल हैं, ए बी और सी, 1 2 3, ये 3 कॉइल हैं। तो पहली कॉइल के देखें 2 पॉइंट होंगे ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात करें। ठीक है, ए और डी इसके पॉइंट होंगे, फिर बी और डी इसका होगा, सी और डी इसका होगा। तो इनका जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, जिसे यहाँ हम न्यूट्रल भी कह देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल भी कहते हैं, वो हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तीनों का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कॉमन होता है और बाकी उनके पॉइंट डिफरेंट होते हैं, ए बी और सी। अगर हम ए और डी को चेक करें तो ये 1 फेज बनेगा और हमें 230 वोल्टेज मिलेंगे। इस तरह अगर हम बी और डी को चेक करेंगे तो इनके क्रॉस भी 230 वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरह अगर आप सी और डी को चेक करेंगे तो इसके क्रॉस भी 230 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, यानी ये अगर हम सिंगल कॉइल चेक करें वो 1 फेज बन रहा है, तो इस तरह ये हमारे पास 3 फेज है, 1 फेज, 2 और 3 फेज है। तो हर फेज का जो वोल्टेज है वो हमारे पास 230 बनेगा। लेकिन अगर हम 2 कॉइल को मिला देते हैं, ठीक है, कॉइल ए और सी को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों सीरीज में है, इसके वोल्टेज हैं 230, इसके वोल्टेज भी हैं जी 230, दोनों सीरीज में अटैच हैं, तो टोटल वोल्टेज ऐड अप होके बन रहा होगा 460। तो अप्रोक्सीमेटली ये 400 वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर आप सिंगल एक फेज चेक कर रही हैं, ए और डी कर लें, बी डी कर लें, सी डी कर लें, तो वहाँ पे आपके पास वोल्टेज आ रहे होंगे 230। लेकिन अगर आप 2 कॉइल को मिला के चेक करें तो वो वोल्टेज बनेंगे 400। बड़ा 3 फेज का फायदा ये होता है, एक तो लोड डिवाइड हो जाता है और दूसरा अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो वो भी हम उससे अटेन कर सकते हैं। बेटा ये जो हमारे पास वापडा की बिजली आ रही होती है, 4 लाइन होती हैं। ठीक है, जो तीसरी चौथी लाइन होती है न्यूट्रल होती है और बाकी 3 को हम लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने देखा होगा कि जो वापडा वाले कनेक्शन बाल का तो किसी मीटर को दे रहे होते हैं तीसरी चौथी लाइन से, किसी को दे रहे होते हैं दूसरी चौथी लाइन से, किसी को दे रहे होते हैं पहली चौथी लाइन से। इससे क्या होता है कि जो टोटल लोड है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसी को आपने लोड दे दिया जी 1 4 से, यानी फेज 1 हो गया, किसी को 2 4 से दे दिया, फेज 2 हो गया, किसी को 3 4 से दे दिया, ये फेज 3 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है जी लोड डिवाइड हो जाता है और जो सिंगल फेज है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, ओवरलोड नहीं होता। और जैसे हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कुछ मशीन ऐसी हैं जी जो 220 पे नहीं बल्कि 400 वोल्ट पे चलती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो फिर वो 3 फेज का कनेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर उन्हें 400 वोल्टेज भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बेटा इसकी समझ आ गई है? Yes, sir. तो कहते हैं हमारे पास 3 फेज एसी सप्लाई, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। और उससे आगे हमारे पास है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ज़्यादातर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। बेटा 1864 में जो हमारे पास ब्रिटिश फिजिसिस्ट था मैक्सवेल, उसने हमें इक्वेशन दी जिन्हें हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो बेटा आपने देखा है पहले कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
देखिए अगर ये हमारे पास वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इस करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और अगर किसी रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जैसे आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, ठीक है, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बड़ा ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये भी इसी तरह ट्रेवल कर रही होती हैं कि हमारे पास ये अगर सेंटर रीजन ए पी हो, यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, चेंजिंग करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये अल्टरनेटिंग जनरेट हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, मैग्नेटिक अल्टर दोबारा इलेक्ट्रिक करेगी, इलेक्ट्रिक फिर मैग्नेटिक करेगी। तो इस तरह हम ऐसे कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, ट्रैवल कैसे करती हैं जी, बेसिकली सिर्फ ये हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हो रही है होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इनको जो हमारे पास लाइट है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और उससे आगे जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और इनकी जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, वो जी के लॉन्ग होगी। ठीक है, एक्स के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करेगी वो जी एक्सिस के लॉन्ग करेगी। ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, और उनकी जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो भी दोनों के परपेंडिकुलर ही होती है। और उससे आगे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसको आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट देखें तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 कलर होते हैं। उससे आगे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उससे आगे एक्स रेज है, उससे आगे गामा रेज है। दूसरी तरफ पे चले जाए इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, टीवी होगी, एफएम होगी, एएम होगी, और उससे पीछे जी इमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो। तो जो सबसे कम एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे जो हाई एनर्जी है वो गामा रेज की होती है। ठीक है, तो सबसे कम जो एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की है जिसमें इमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो है, रेडियो वेव्स में, और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो गामा रेज की होती है। और जो वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁶ की रेंज में, ये बेसिकली 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये बड़ा क्लियर है ये बड़ा ये जो हमारे पास हमने पढ़ा है, सर ये 0.4 0.7 की समझ नहीं आई। बड़ा इसकी जो वेवलेंथ होती है ना विजिबल स्पेक्ट्रम में, ठीक है, 7 कलर है ना, इसकी रेंज होती है 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक, यानी 400 नैनोमीटर से लेके
700 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होगी हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम में। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास रेड कलर की है, और सबसे जो कम वेवलेंथ है हमारे पास वायलेट की है। ठीक है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर है? यस सर। बड़ा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है, और बाकी जो हमने पढ़ाए थे आपने अच्छी तरह पढ़ लेना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया, इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या आज ही स्टार्ट कर लें? बोलो तो सही।